इंतजाम किए गए हैं। अपने गेस्ट से हम चर्चा करेंगे दिल्ली के बारे में, लेकिन उसके पहले ले चलते हैं आपको नागपुर, जहां से नितिन गडकरी इस वक्त मैदान में हैं और लगातार उन्होंने वहां पर न सिर्फ ताबड़तोड़ रैलियां की हैं, लोगों से जाकर घर घर उन्होंने मुलाकात की है। समीकरण क्या बयान कर रहे हैं राजेश वहां के, और मुद्दे कौन कौन से हैं जिनको ध्यान में रखते हुए जनता आज वोटिंग के लिए पहुंचेगी? जी बिल्कुल, जनता जो है वो पहुंचनी जो है वो शुरू हो गई है फिलहाल मतदान केंद्रों पर। नागपुर के चुनाव पर इस बार खास नजर है लोगों की चित्रा, और उसके पीछे कई वजह हैं। सबसे बड़ी वजह है विदर्भ का इलाका है नागपुर, और यहां पर ये कांग्रेस का गढ़ रहा है, और पहली बार नितिन गडकरी जो है वो इस कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात की मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय है। यहाँ पे आम आदमी पार्टी की अंजलि दमानिया, जो एक राष्ट्रीय चेहरा है आम आदमी पार्टी की, नितिन गडकरी के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला था, वो भी यहां मैदान में है। और दूसरी सबसे अहम बात, प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी पूरे देश में जा रहे हैं, लेकिन वो नागपुर नहीं आए हैं। इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है उसमें कहा जा रहा है कि मुस्लिम मतदाताओं की संख्या यहां काफी है, और यही वजह है कि नितिन गडकरी नहीं चाहते थे कि नरेंद्र मोदी यहां आए। उसका कितना फायदा नितिन गडकरी को मिलता है उस पर भी आज लोगों की नजर रहेगी। जी चित्रा, चले, क्या यही वजह है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर प्रवीण जी, आपसे मेरा ये सवाल, क्या नितिन गडकरी इस वजह से नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाए अपने इलाके में, और जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप लोग नागपुर में? देखिए, आज जो ये चुनाव हो रहा है इसमें निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा नाम जो है वो नितिन गडकरी जी का है, और हम भारतीय जनता पार्टी परिवार पूर्णतः कॉन्फिडेंट है, और ऐसा कोई कारण नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी को इसलिए नहीं भेजा गया, बल्कि मैं तो इसे उल्टा देखता हूं कि नितिन जी इतने सशक्त हैं नागपुर में कि वहां हमें महसूस हुआ कि नरेंद्र मोदी जी को वहां भेजने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को महसूस हुआ कि आवश्यकता ही नहीं है, बिना भेजे ही वहां से जीत जाएंगे, इसको हम समझेंगे राज बिहारी जी से। लेकिन उसके पहले दिखाते हैं राजधानी दिल्ली में आज 7 सीटों पर वोटिंग होनी है, लेकिन उसके ठीक पहले एक तरफ मेट्रो जहां सुबह 4 बजे से खोल दी गई है लोगों के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ डीटीसी ने भी अपनी बस सेवा सुबह 3 बजे से शुरू कर दी है। 10 अप्रैल को राजधानी दिल्ली में लोकसभा चुनावों को लेकर वोटिंग होनी है, और इसी के मद्देनजर डीटीसी की ज्यादातर बसों को सुबह 3 बजे से ही सड़कों पे उतार दिया गया है। इस समय मैं मौजूद हूं ऐसी ही एक डीटीसी बस पे, जिसका रूट है 740, जो उत्तम नगर से आनंद विहार के बीच चलती है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पे इस समय सुबह के जो है 3:15 बज चुके हैं, और यहाँ पे जो लोग हैं वो इस बस से सफर कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि जिस तरीके से डीटीसी की ज्यादातर बसों को लोकसभा चुनावों के मद्देनजर सड़कों पर उतारा गया है, ये कितना सही समझते हैं, कितना अच्छा है ये? सर ये बताइए कि लोकसभा चुनावों को लेकर डीटीसी की बसों को 3 बजे ही सड़कों पर उतार दिया है, क्या सोचते हैं कि कितना सही है? आप भी कहीं वोट डालने जा रहे होंगे? हाँ सही है, अपना टाइम पे जाएगा, वोट पड़ जाएगा हमारे। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग होनी है, आप भी कहीं वोट डालने जा रहे होंगे? ठीक है जी, हाँ वोट डालने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे तमाम ऐसे लोग हैं जो अपना वोट डालने के लिए, जिनका वोट दिल्ली में एक जगह से दूसरी जगह है, उनके लिए खासतौर पे दिल्ली की जो डीटीसी की जो बसें हैं, उनको ज्यादातर बसों को दिल्ली की सड़कों पर उतार दिया गया है, सुबह 3 बजे उतार दिया गया है। ये जो बस है वो उत्तम नगर से आनंद विहार के बीच चलती है, 740 इसका रूट नंबर है, और ऐसे तमाम यहाँ पे लोग आप देख सकते हैं इस बस में अभी भी सफर कर रहे हैं, जो जिनका जो है वोट उत्तम नगर में नहीं है बल्कि पूर्वी दिल्ली में कहीं इनका वोट है, और ये उसी को वोट डालने के लिए सुबह अपने घर से निकल चुके हैं, ताकि 7 बजे जब वोटिंग शुरू हो तो ये अपने टाइम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। कैमरामैन नौशाद के साथ रजनीश शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। बेहद दिलचस्प होने वाले हैं ये मुकाबले, आपको दिखा भी रहे हैं हम टीवी स्क्रीन पर लगातार। आखिर वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर आज होना है मतदान? हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं, इनसे चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, लेकिन हम आपको दिखाने वाले हैं महाकवरेज। 14 राज्यों की 91 सीटों पर मतदान अब से कुछ ही देर के बाद शुरू हो जाएगा। छिंदवाड़ा भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर भी आज वोट डाले जाने हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री कमलनाथ 1980 से लगातार इस सीट को जीतते रहे हैं। वहां पर किस तरह का मिजाज है, तैयारियां क्या की गई हैं, इसका जायजा लिया है हमारे सहयोगी विजय पांड्या ने। देखिए, इस वक्त मैं खड़ा हूं मतदान क्रमांक 229 पर, जहां पर जो है मॉकपोल की तैयारी शुरू हो चुकी है। हम अंदर जाके जानेंगे कि किस तरह से जो है मॉकपोल की तैयारी की जा रही है, और अधिकारी किस तरह जो है ईवीएम मशीन की मॉकपोल की तैयारी में जुटे हुए हैं। यहाँ ईवीएम मशीन को जो है पहले चेक किया जा रहा है, मॉकपोल की तैयारी हो रही है। क्या होता है मॉकपोल और किस तरह होती है तैयारी? मतदान शुरू होने के पहले मॉकपोल शासन के नियमानुसार जरूरी है, और इसमें कम से कम 50 वोट डालने का ये है। उसके
पूरे वोट की फिर टोटल हो जाएंगी। उसके बाद उस रिजल्ट बताया जाएगा, रिजल्ट के बाद में उसको क्लियर किया जाएगा और उसके पश्चात मशीन सीलिंग की जाएगी। मशीन सीलिंग की जाएगी, इसका मतलब ये है कि मॉकपोल की तैयारी यानी चुनाव से पहले मशीन को पूरी तरह चेक करना, उसमें वोट डालकर देखना कि क्या वाकई मशीन पूरी तरह दुरुस्त है, वो काम कर रही है। अधिकारी पूरी तरह मुस्तैद है और 7 बजे से जो है यहाँ वोटिंग शुरू हो जाएगी। कैमरामैन अरुण यादव के साथ विजय पंड्या, इंडिया न्यूज, छिंदवाड़ा। के लिए आसान नहीं है छिंदवाड़ा में सेंध लगाना। बहरहाल ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजधानी दिल्ली, नागपुर, बस्तर और चंडीगढ़ की ये तस्वीरें हैं जहां पर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। इसके अलावा जिन 14 राज्यों की 91 सीटों पर आज होनी है वोटिंग, वहां पर भी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। कौन कौन से प्रमुख उम्मीदवार हैं वो भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। और राज बिहारी जी, छिंदवाड़ा को लेकर ही आपसे मैं सवाल कर लेती हूँ, बीजेपी के लिए इतना आसान होगा क्या छिंदवाड़ा में सेंध लगाना? छिंदवाड़ा बीजेपी के लिए आसान क्या, बहुत कठिन है जी। इसी कारण प्रहलाद पटेल वहां से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। प्रहलाद पटेल बड़े कद्दावर नेता थे बीजेपी के, पिछली बार चुनाव हार गए थे तो इस बार उन्होंने दूसरी जगह से लड़ रहे हैं जी। कमलनाथ की राह जो है छिंदवाड़ा से बहुत आसान है। ये अलग बात है कि चूंकि बदले हालात हैं और लोकसभा में इस वक्त मोदी के, क्योंकि इस बार चुनाव में सबसे बड़ी दिलचस्प बात ये है जी कि अभी तक चुनाव में हम ये देखते थे कि जो सत्तारूढ़ पार्टी होती थी उसके खिलाफ लोग मोर्चेबंदी करते थे, सारी पार्टियां उसके सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ मोर्चेबंदी करती थी। इस बार चुनाव में बदले हालात ये हैं कि सारी पार्टियां, चाहे सत्तारूढ़ पार्टी सहित सारी पार्टियां बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चेबंदी कर रही हैं जी। तो इस बार चुनाव जो है वो मोदी के नाम पर है और इसी कारण मैं, क्योंकि जैसे अगर हम देखें कि ये तो जनता को तय करना है कि मोदी की लहर है या नहीं है जी। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से अपने कैंडिडेट तय किए थे, खासतौर पे दिल्ली में, हरियाणा में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में या अन्य जगह भी, चौधरी चंद्रभान सिंह को उतारा है मैदान में और बाकायदा मुख्यमंत्री ने जाकर उनके लिए रैली भी की है, बार बार वोट मांगे। मैं आऊंगी बाकी जगहों को लेकर आपके पास, लेकिन मनीष अवस्थी को जोड़ना चाह रहे हैं। उनसे एक सवाल मनीष आपसे ये भी है, छिंदवाड़ा में छेद करना बीजेपी के लिए आसान होगा क्या? हालांकि कोशिशें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से लगातार की गई हैं वहां पर। देखिए, महाकौशल का ये दूसरा सबसे बड़ा शहर है और नागपुर से सटा हुआ है। और छिंदवाड़ा जब मैं अपने दौरे में गया था वहां पर मैंने ये पाया, कमलनाथ से मेरी बात हुई थी, चौधरी चंद्रभान सिंह हमारे कार्यक्रम किस्सा कुर्सी का प्रधानमंत्री कौन में भी आए थे। वहां एक चीज जो आम मतदाता वहां का चाहता है, कमलनाथ के रहते हुए वहां विकास जरूर हुआ, लेकिन ये बात हो रही है बदलाव की, ये बात हो रही है दिल्ली की गद्दी की। तो इसके तहत आम मतदाता ये सोच रहा है कि अगर परिवर्तन की बात हो रही है तो क्यों ना एक बार इस परिवर्तन को देखा जाए। ये आम मतदाता की भावनाएं हैं जो हमने नब्ज टटोलने की कोशिश की थी। चलिए आगे आपसे नागपुर के मिजाज को भी समझने की कोशिश करेंगे। मनीष नागपुर के ही रहने वाले हैं और वहां पर जनता की मिजाज कहता क्या है, जनता इस बार क्या सोच रही है, लेकिन उसके पहले हम सीधे रुख कर लेते हैं जबलपुर, जहां से उचित हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। उचित, फिलहाल आप किस तरह की तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाएंगे और चूंकि कुछ ही देर और है मतदान शुरू होने में, लोग क्या पहुंचने शुरू हो चुके हैं वहां पर? जी बिल्कुल चित्रा जी, जिस तरह से गर्मी का मौसम है लिहाजा सुबह और शाम को जो है वोटिंग का ट्रेंड जो है वो देखने को मिलेगा। ज्यादातर लोग जो है सुबह और शाम के समय में निकलेंगे। जबलपुर में अभी 37 डिग्री सेल्सियस के आसमान तापमान है, तो कहीं ना कहीं सुबह लोग जब मौसम ठंडा होता है तभी वोट डालना ज्यादा पसंद करते हैं। और हम इस समय नवीन विद्यावन जो पोलिंग स्टेशन है वहां मौजूद है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि अभी वोटिंग का काम शुरू नहीं हुआ, पोलिंग स्टेशन पर मॉक पोल का काम चल रहा है, मशीनों को जो है चेक किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जबलपुर में जो मतदाता है वो सुबह और शाम को निकलेगा ज्यादा और लगभग तमाम चुनावों की बात की जाए तो 60% यहाँ का जो वोटिंग परसेंटेज है 60% के आसपास रहा। प्रबुद्ध वर्ग है जबलपुर का, लोग जागरूक हैं और ज्यादा वोट डालने के लिए निकलते हैं। देखिए इस बार जबलपुर का मुकाबला अहम इसीलिए भी हो गया है क्योंकि जबलपुर से जो भारत सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे विवेक तनखा, वो चुनावी मैदान में है। उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के राकेश सिंह है। बिल्कुल मुकाबला वहां पर भी दिलचस्प है। उचित, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन जगदलपुर की तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लंबी लंबी
कतारें सुबह से ही लगनी शुरू हो गई थी और ये लाइनें अपने आप में बताने के लिए काफी हैं कि कितना ज्यादा उत्साह इस वक्त मतदाताओं में देखा जा रहा है। और इसी वजह से इंडिया न्यूज भी आपसे यही अपील कर रहा है कि इसी तरह आप भी अपने घरों से बाहर निकलें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि लोकतंत्र में यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपका एक वोट सरकार को बदलने की क्षमता रखता है। इस वजह से आज बढ़ चढ़कर इस मतदान में हिस्सा लें। अवधेश जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं मुस्कुराते हुए, क्या ये माना जाए कि आज कम से कम बम्पर वोटिंग देखी जाएगी? नहीं, ये तो प्रवृत्ति है। कल हमने 84, 84.5, 71% देखे हैं। बम्पर वोटिंग तो होगी ही। जैसा कि रास बिहारी ने कहा कि इस समय जो है एक मोदी का नाम ऐसा है कि जिसके पक्ष और विपक्ष में जो गोलबंदी है उसमें ज्यादा से ज्यादा मतदान होना ही है। लेकिन हमारे देश में चित्रा एक वोट से एक ही बार जो है वो भी संसद में सरकार जरूर गिर गई थी। गिगांग भांग आए थे मुख्यमंत्री होते हुए। एक वोट से हमारे देश में सरकार बनती बिगड़ती नहीं है। लेकिन हाँ, लोगों को निश्चित रूप से आकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। उनको अगर कोई उम्मीदवार नहीं पसंद है तो नोटा का भी बटन दबाना चाहिए। और पहली बार ऐसा हो रहा है, इस वजह से बढ़ चढ़कर उसके लिए भी जाना पता चले कि नहीं, उससे ये पता चलता है कि लोग में असंतुष्टों की कितनी संख्या है, विक्षुब्धों की। उससे भी एक लोकतंत्र का पैमाना जो है आंका जा सकता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, थोड़ा बहुत अनुज जी से जब लेंगे, क्योंकि यहाँ सबसे बूढ़े मध्य प्रदेश के बुजुर्ग यही हैं वहाँ के बारे में। आप उनको बुजुर्ग बता रहे हैं, ये बातें उन्हें अच्छी नहीं लगेंगी। चलिए इसका जवाब मैं लूंगी आपसे, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से आप सभी से यही अपील है कि मतदान में हिस्सा जरूर लें, अपने घरों से बाहर निकलें। और आज ये आपका न सिर्फ अधिकार है, कर्तव्य भी है। इसी वजह से देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि शाम तक वोटिंग का प्रतिशत कितना रहता है। इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं, लेकिन